अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। ये जो आज का लेक्चर है ये बीएस मैथ्स वालों के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बीएस मैथ्स सेमेस्टर 1 वालों के लिए मैंने जो लास्ट लेक्चर्स दिए हैं वो चैप्टर 5 से रिलेटेड थे। आज हम लोग चैप्टर 6 का स्टार्ट ले रहे हैं। चैप्टर 6 का जो नाम है बेटा वो कार्डिनैलिटी है। कार्डिनैलिटी या कार्डिनल नंबर्स उनसे हैं किसी सेट के, उसके बारे में ये डिटेल्ड जो चैप्टर है, और ये काफ़ी लंबा चैप्टर है। बाकी चैप्टर्स जो आपने पढ़े हैं उसकी बनिस्बत उनसे ये काफ़ी बल्कि चैप्टर है। तो इस चैप्टर का स्टार्ट लेता हूँ। चैप्टर का स्टार्ट लेने से पहले मैं स्टूडेंट से यही कहूँगा कि चूँकि कोविड की सिचुएशन की वजह से जो आप लोगों को वेकेशंस हुई थी वो तकरीबन उस वेकेशंस के अंदर आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो आप इन टच रहे हैं। ये मैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स से मुखातिब हूँ जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है मेरे, तो उनको मैं स्पेशली ये बात बता रहा हूँ कि जो उनसे ना वो होता ये था कि एक डेली की सिचुएशन सी बनी हुई थी, और जो उनसे ना मेरे एक लेक्चर्स जो उनसे हैं वो एक सिलसिला जो उनसे एक चेन की शेप में चल रहे थे। तो आप लोग जो उनसे वो व्हाट्सएप मतलब यानी आपको यूट्यूब पे वो चैनल पे वो नज़र आते रहे हैं लेक्चर्स। लेकिन अब चूँकि कुछ दिनों में जो उनसे है वो कॉलेज में एक टोटल जो है वो क्लास ऑफ वाली सिचुएशन आ रही है। इस वजह से स्पेशली मैं ये कह रहा हूँ कि लेक्चर्स हो सकता है उस तरह आपको जो है वो ना मिलें जिस तरह एक चेन सी चल रही थी। रैंडमली मैं लेक्चर्स जो है वो शफल करता रहूँ, हो सकता है बीएस के दूँ ज़्यादा, फिर उसके बाद कुछ इंटर के आ जाएँ। तो इस वजह से बेहतर ये है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, स्पेशली जो स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ नहीं रहे कॉलेज की क्लास में मॉर्निंग में, उसके अलावा किसी सेशन में पढ़ रहे हैं या किसी और कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हैं और वो सेट थ्योरी से रिलेटेड लेक्चर लेना चाहते हैं, तो लाजमी जो है वो चैनल सब्सक्राइब करें। अच्छा, स्टार्ट लेते हैं। कार्डिनैलिटी या कार्डिनल नंबर्स जो है उसकी डेफिनेशन से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ कि व्हाट इज़ कार्डिनल नंबर। देखिए, कार्डिनल नंबर या कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स जो है उसको कई वे से डिफ़ाइन किया जा सकता है। फ़िलहाल जो इनिशियल आपको सबसे पहले नंबर पे पता होना चाहिए कार्डिनैलिटी, वो फॉर फाइनाइट सेट्स की बात मैं करूँगा। अच्छा, कार्डिनैलिटी है क्या कि अगर ए कोई सेट है, ए बी यानी फाइनाइट सेट, ए बी यानी फाइनाइट सेट, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, number of elements of set A is called its cardinality या cardinal number, is called its cardinal number, denoted by, उसको जाहिर किया जाता है denoted by, उसके डिनोट करने के बड़ा कई वेज हैं। इसका सिंबल ऐसे भी नंबर साइन लिख के सेट ए लिख दिया जाए, ये भी है डिनोटेड बाय दिस। इसको सी ए डी ऑफ ए भी लिख सकते हैं, कार्डिनैलिटी या कार्डिनल नंबर ऑफ ए। इसे एन ऑफ ए भी लिखा जा सकता है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। इसे मॉड ऑफ ए करके भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये सब एब्रीवेशंस जो सी हैं वो कार्डिनल नंबर्स के लिए ही यूज़ की जाती हैं। तो कार्डिनल नंबर की डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है फॉर फाइनाइट सेट्स, कि कोई भी सेट जो है अगर वो फाइनाइट है तो उसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनका नंबर जो है वो उसका कार्डिनल नंबर सेट का कहलाता है या उसकी कार्डिनैलिटी कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्जाम्पल से बात करते हैं कि मेरे पास एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 10 20 30। इसका मतलब है इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, लिहाजा इसकी जो कार्डिनैलिटी है, कार्डिनल नंबर है, वो 3 है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, ये अगर बात नोट करने वाली है, फिर इसका मतलब ये हुआ कि कार्डिनल नंबर ऑफ 5 यानी एम्प्टी सेट इज़ 0, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं। तो इसका मतलब ये है कि कार्डिनैलिटी या कार्डिनल नंबर जो है फाइनाइट सेट का, वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उनसे हैं उनकी जो किसी सेट के अंदर मौजूद तादाद है वो उसकी कार्डिनैलिटी कहलाती है। अच्छा, अगर यहाँ से थोड़ा सा आगे चला जाए, कार्डिनैलिटी या कार्डिनल नंबर की डेफिनेशन से थोड़ा सा आगे लेके जाऊँ मैं बात को, तो दो सेट्स जो उनसे हैं उनके कार्डिनल नंबर्स जो उनसे हैं वो सेम कब होंगे। मसलन मेरे पास एक सेट है ए एंड दूसरा सेट है बी, मुझे वो कहता है कि उसकी कार्डिनैलिटी सेम है या कार्डिनल नंबर सेम है। इसका मतलब है कि वो सेट जो उनसे ए और बी जो उनसे हैं उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हैं।
अच्छा, यहाँ से जो बात, ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आर सेम की जो बात नज़र आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। अब यहाँ इस चैप्टर के अंदर आपने एक नई टर्मिनोलॉजी सुननी है, वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं। इक्विवेलेंट को इक्विपोटेंट भी बोला जाता है। यानी अगर कोई कहता है कि दो सेट्स जो से इक्विवेलेंट या इक्विपोटेंट कब होते हैं, तो उसका आंसर ये है कि जब उनके कार्डिनल नंबर सेम होंगे, वो सेट्स इक्विपोटेंट या इक्विवेलेंट कहलाते हैं। तो इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे, इक्विपोटेंट या इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में। कि मैंने मतलब हम लोग अगर देखते हैं इक्वल सेट्स के बारे में, पहले बात समझें। इक्वल सेट्स मतलब मेरे पास एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, और कोई ये कहता है कि ये इक्वल हैं। इसका मतलब इसमें दो क्वालिटीज़ हैं। नंबर वन, तो इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम होंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम होंगे। और नंबर टू जो है, उनके जो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो सेम, यानी उनके नंबर्स भी सेम हों और कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हों। अगर दो सेट्स जो से हैं उनके अंदर ये दोनों पॉइंट्स सेटिस्फाई होंगे तो वो सेट्स इक्वल आ जाते हैं। लेकिन यहाँ लफ्ज़ मैंने यूज़ किया इक्विवेलेंट का, तो इक्विवेलेंट के अंदर जो सी है वो जस्ट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उनके बराबर होना शर्त है। यानी उनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो से हैं वो सेम होना ज़रूरी नहीं है। अगर वो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो उनसे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उनके सेम होना ज़रूरी हैं, उनके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होना ज़रूरी नहीं है। अगर दो सेट्स के अंदर जो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम है तो हम उसे कहते हैं इक्विवेलेंट या इक्विपोटेंट सेट्स। अच्छा, अब इक्विवेलेंट सेट्स जो है उसकी उसकी एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, वो ज़रा देखिएगा कि इक्विवेलेंट या इक्विपोटेंट सेट क्या हैं। मसलन मेरे पास एक सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3। दूसरा सेट है बी, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 6 7 8। ऑब्वियसली ये इक्वल तो नहीं है, लेकिन इक्विवेलेंट या इक्विपोटेंट नज़र आ रहे हैं, यानी इनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम है। इसका मतलब इनकी कार्डिनैलिटी सेम है। इसका मतलब है सेम कार्डिनल नंबर्स हैं इनके। तो कार्डिनल नंबर्स जो उनसे है वो सेम होने का मतलब ये हुआ कि वो सेट्स जो उनसे इक्विवेलेंट या इक्विपोटेंट हैं। अब वो कौन सी ऐसी स्कीम, वो कौन सी ऐसी वे है जिससे दो सेट्स की इक्विवेलेंसी या इक्विपोटेंसी जो है उसको आप मैथमेटिकली चेक कर सकते हैं। मतलब ये तो मैंने गिन लिए, यहाँ एलिमेंट्स लिखे हैं 1 2 3 6 7 8। लेकिन अगर ये भी फाइनाइट सेट्स की बात हो रही है, अगर यही सेट्स जो हैं वो फाइनाइट ना हो, इन्फिनिट हो जाएं, तो तब उनको इक्विवेलेंट देखने के लिए आपको क्या चीज़ देखनी पड़ेगी मैथमेटिकल। तो उसको यहाँ डिफ़ाइन कर रहा हूँ। इक्विपोटेंट सेट्स की जो डेफिनेशन प्रॉपर बनेगी वो क्या बनेगी, यानी दो सेट्स उनसे इक्विपोटेंट होने के लिए एक शर्त तो ये थी कि उनकी कार्डिनैलिटी सेम होनी चाहिए, यानी उनके जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं दोनों सेट्स के वो सेम होने चाहिए। लेकिन इक्विपोटेंट को जो प्रॉपरली आप डिफ़ाइन करेंगे मैथमेटिकली, वो कैसे डिफ़ाइन करेंगे? तो इक्विपोटेंट की डेफिनेशन, इक्विपोटेंट सेट्स, इनको इक्विवेलेंट भी बोला जाता है। इक्विवेलेंट सेट्स या इक्विपोटेंट, और ये इक्विवेलेंट का सिंबल था जिसे आप इक्विवेलेंट पढ़ते रहें, लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए इक्विपोटेंट या इक्विवेलेंट एक ही टर्मिनोलॉजी होगी। दो सेट्स, इसको डिफाइन कर रहा हूँ, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विपोटेंट। उन्हें इक्विपोटेंट सेट्स कहा जाएगा इफ देयर एग्जिस्ट a function f from a to b such that f is bijective। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कोई इक्विपोटेंट सेट्स की डेफिनेशन पूछता है तो आप कहेंगे कि कोई भी दो सेट्स जो से इक्विपोटेंट बेटा उस वक्त होंगे जब उनके लिए एक बाइजेक्टिव मैपिंग मिल जाए एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर। तो बाइजेक्टिव के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में, पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में ये बातें बताई हुई हैं कि बाइजेक्टिव मैपिंग जो सी है वो दो कंडीशन, या बाइजेक्टिव फंक्शन जो से हैं वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। नंबर 1 1 to 1 होना चाहिए उन्हें, और नंबर 2 जो उनसे ऑन टू होना चाहिए।
अगर कोई फंक्शन ये दोनों क्वालिटीज़ रखता है तो वो जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है। और वन टू वन और ऑन टू की जो डेफिनेशन है वो भी मैं यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि दो जो वन टू वन मैपिंग थी या वन टू वन फंक्शन, वो क्या बताया था आपको कि अगर एक सेट एक फंक्शन है ए टू बी और अगर मेरे पास दो डिफरेंट इमेजेस या दो इक्वल इमेजेस मौजूद हैं तो उनके प्री इमेजेस सेम आने चाहिए। ये जो B1 B2 है ये सेट B से बिलोंग कर रहा है, मतलब यानी एलिमेंट्स जो उनसे हैं, अच्छा सॉरी यहाँ मैं लिख रहा हूँ FA1 FA2, तो दो जो इमेजेस हैं ऑब्वियसली ये सेट B से बिलोंग कर रही हैं, दो इमेजेस अगर सेम हैं तो उनके प्री इमेजेस भी सेम होंगे। तो ये तो थी वन टू वन की डेफिनेशन। और दूसरा ऑन टू के लिए आपको ये बताया था कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, हर एलिमेंट जो B का है फॉर एवरी B belongs to set B, there exists an element A belongs to A such that f of A is equal to B। और इसको आपने इसी तरह देखा हुआ ऑन टू को कि रेंज ऑफ जो f है वो सेट B के बराबर आना चाहिए। तो उसको मैंने यहाँ वर्ड्स में एक्सप्लेन किया कि उसका मीनिंग क्या है कि हर एलिमेंट जो B का है उसके लिए A में कोई ना कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट उसे हम f ऑफ A इज इक्वल टू B करके लिख सकें। अच्छा, अब यहाँ सवाल ये है कि ये जो इक्विपोटेंसी की या इक्विपोटेंट सेट्स की जो डेफिनेशन है जो कि बाइजेक्टिव फंक्शन के ऊपर जाके ख़त्म की है मैंने, वो कब आप यूज़ करेंगे, तो वो आप फाइनाइट सेट्स के लिए तो ऑब्वियस बात है, फाइनाइट सेट्स के तो एलिमेंट्स आप काउंट कर लेते हो। आप ये बता सकते हो अगर एक सेट में 10 एलिमेंट है दूसरे सेट में भी 10 एलिमेंट है तो ऑब्वियसली वो इक्विवेलेंट तो हैं। लेकिन ये है कि अगर यही सेट्स उनसे इनफाइनाइट आ जाएंगे तो फिर आपको इसी कॉन्सेप्ट को जिनसे वो वेरीफाई करना होगा। अगर आप इक्विपोटेंट सेट्स मतलब यानी आप देखना चाह रहे हैं कि वो उनकी सेट्स की कार्डिनैलिटी जो सी है वो सेम है या नहीं है, तो आपको बाइजेक्टिव फंक्शन ही चेक करना है। अच्छा, मैंने अभी आपके सामने एक फंक्शन लिखा था A इज इक्वल टू 1 2 3, मैंने दो सेट्स लिखे थे A और दूसरा सेट था B 6 7 8। और मैंने आपको बताया कि चूँकि ये दोनों सेट्स के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम है लिहाजा इनकी कार्डिनैलिटी सेम है। लेकिन ये है कि अगर कोई चेक करने के लिए ये कहे कि आप वो इक्विपोटेंट होने की जो कंडीशन है, ज़ाहिर इक्विवेलेंट या इक्विपोटेंट हैं, तो इक्विवेलेंट होने की जो कंडीशन है वो चेक करें, तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास एक फंक्शन है फ्रॉम A टू B जो कि बाइजेक्टिव है, यानी 1 टू 1 की कंडीशन भी उसके अंदर सेटिस्फाई हो रही है और ऑन टू की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसको भी अभी चेक करते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ इसको चेकिंग से पहले मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मैंने आपके सामने एक फ़ंक्शन लिखा है जो कि लीनियर फंक्शन है। अब अगर आपसे कोई कहता है आपके सामने एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन लाइन को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो सी है 1 है। अगर कोई कहता है लीनियर फंक्शन जो है वो क्या बाइजेक्टिव है, तो लीनियर फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। मसलन मैंने आपके सामने एक लाइन ड्रॉ की है, विल फर्जी इसको रिप्रेजेंट कर रही है लाइन, इस इक्वेशन को। तो ऑब्वियस बात है कि x की हर एक वैल्यू के लिए y का हमें जस्ट एक एक आंसर मिलता है। आप एलिमेंट कोई भी x का देख लें, उसके ऊपर लाइन के ऊपर लेके जाओगे तो y की एक एक वैल्यू आपको मिलेगी। इसका मतलब ये है कि 1 टू 1 वाली कंडीशन फंक्शन तो है ये ऑब्वियसली, इसमें 1 टू 1 की कंडीशन भी वेरीफाई इजीली की जा सकती है और ऑन टू की कंडीशन भी इजीली वेरीफाई की जा सकती है। मसलन मुझे वो कहता है इसी लीनियर फंक्शन को आप 1 टू 1 के लिए चेक करो, तो ऑब्वियसली हमने दिखाना क्या होगा कि अगर मेरे पास ये जो एलिमेंट है ये एक्स जो है उसमें मेरे पास दो एलिमेंट्स आ जाएं x1 और x2, तो fx1 fx2 के बराबर अगर होगा तो ऑब्वियसली x1 उनसे x2 के बराबर आना चाहिए। तो इसको अगर ये मैं वेरीफाई कर लेता हूँ इस फंक्शन के लिए तो ऑब्वियसली ये 1 टू 1 है। इसी तरह ऑन टू को भी चेक किया जा सकता है। तो अगर मैं इसी को वेरीफाई करना चाहूँ fx1 अगर fx2 के बराबर रखूँ तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ax1 प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा ax2 प्लस बी के।
और वहाँ से b कैंसिल हो जाएगा तो ax1 इज इक्वल टू ax2 आ जाएगा, और वहाँ से a कैंसिल हो जाएगा तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। तो ईजीली किसी भी लीनियर फंक्शन को आप इस तरह 1 to 1 के लिए वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा, हर जो एलिमेंट यहाँ आपके दूसरे सेट में मौजूद है, मसलन अगर ये एलिमेंट जो है वो y का है और ये जो x का एलिमेंट था, तो y के हर एलिमेंट के लिए हमें कोई ना कोई x लाजमी मिलेगा जो यहाँ लिखा जाएगा, तो ये इक्वेशन जो सी वेरीफाई होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ऑन टू को भी इजीली लिख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जब आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आप बाइजेक्टिव मैपिंग को आपने शो करना हो, तो आप ऑन टू की कंडीशन को डायरेक्टली भी वर्डिंग्स में लिख सकते हो चेकिंग किए बगैर। आप अगर सिर्फ आप थ्योरम को या क्वेश्चन को आप जस्ट फिलअप करना चाहो तो उसका लिखने का आसान सा वे, क्योंकि आपका जो लेवल है बीएस लेवल है, उसमें अगर आपसे कोई ये कहता है कि फंक्शन जो सा बाइजेक्टिव है उसको वेरीफाई करके दिखाओ, तो इसका मतलब है ऑब्वियसली वो है, तो उसी वेरिफिकेशन मांग रहा है। तो आपके लेवल पे मैं एक बात छोटी सी करना चाहूँगा, वो ये कि आप इस वर्डिंग को या इस वर्ड को कैसे लिखेंगे। मतलब मेरे पास कोई सेट है फ्रॉम एक्स टू वाई, और सच दैट कि एफ जब एक्स पे अप्लाई होता है तो वाई टाइप का एलिमेंट आता है। हमें कोई कहता है चेक इसको कैसे लिखोगे कि बाइजेक्टिव जो फंक्शन उसमें ऑन टू की कंडीशन को कैसे लिखेंगे, तो आप ऑन टू की कंडीशन को लिखने का वे आपको बता रहा हूँ। वो वर्डिंग आप ज़रा देख लो कि फॉर एवरी y belongs to y there exists an x belongs to x such that कि fx is equal to y, लिहाजा f is on to। तो आपने लिखने की हद तक आपने वर्डिंग को ऐसे लिखना है जैसे मैं यहाँ कह रहा था। आप यहाँ भी इस चीज़ को लिख सकते हो ऐसे ही कि फॉर एवरी, अगर मैं इसका कोई नाम रख दूँ, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लिख दूँ, तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y मीन्स ए एक्स प्लस बी बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू x सच दैट कि एफ एक्स को इस तरह लिखा जा सकता है। और ये ऑब्वियस बात है, आपको मैंने फिगर से भी एक्सप्लेन किया था कि x की किसी ना किसी की वैल्यू, मतलब मेरे पास कोई y की वैल्यू है। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल यहाँ दे रहा हूँ कि मेरे पास लिखा हुआ है 2x+3। अब यहाँ अगर मैं ये कहता हूँ कि y जो है वो 5 के बराबर है, तो इसका मतलब ये 5 है। और अगर ये 5 के बराबर है तो इसका मतलब 2x+3 अगर 5 है बेटा, तो फिर 2x इज इक्वल टू 2 आ गया और वहाँ से x1 आ गया। इसका मतलब है y इज इक्वल टू 5 के लिए हमें x इज इक्वल टू 1 मस्ट मिलेगा, लिहाजा फिर फंक्शन जो है वो ऑन टू होगा, ऑब्वियस बात है। तो इसका मतलब है एक ही हमें जो इसकी जो हर एलिमेंट है यहाँ लिखा हुआ y का या y सेट का कोई भी एलिमेंट है, उसके लिए हमें x का कोई ना कोई एलिमेंट मस्ट मिल जाता है, कोई भी रियल नंबर हमें यहाँ मिल सकता है। इस वजह से वो मैपिंग जो सी है वो ऑन टू है। ये सारी डिटेल बताने के बाद एक छोटी सी बात कर रहा हूँ कि ये सारी बात करने का मकसद ये था, आइंदा आपके जहन में होना चाहिए कि जो लीनियर फंक्शन है वो ऑलवेज बाइजेक्टिव होता है। तो आपके लिए ये मैंने इतनी डिटेल में तो लिखा है, प्रॉपरली वर्डिंग में नहीं लिखा, लेकिन एक असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए कि आपने ये लिख के मुझे दिखाना है प्रॉपर वर्डिंग में कि एवरी लीनियर फंक्शन इज़ बाइजेक्टिव। तो ये आप लोग वेरीफाई इसको जैसे मैंने बताया वैसे ही लिखिएगा, वैसे ही चेक करिएगा। एवरी लीनियर फंक्शन इज़ बाइजेक्टिव। इस बात को करने के बाद मैं वापस आ गया कि मेरे पास ये दो सेट्स थे जिसको भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि चूँकि इनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम हैं तो लिहाजा ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं या इक्विपोटेंट सेट्स हैं। लेकिन इक्विपोटेंट की डेफिनेशन हमने ये देखी थी, अगर मैथमेटिकली इसको चेक करना है कि वाकई ही ये इक्विपोटेंट हैं, तो इसका मतलब हमें एक बाइजेक्टिव फंक्शन चाहिए फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो मैं यहाँ फंक्शन लिख रहा हूँ कि मैंने कहा कि एफ फ्रॉम ए टू बी ऐसे लिखा जा सकता है सच दैट, ये मैंने एक फंक्शन लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 5+x। ये मैंने एक फंक्शन लिखा है, और ये फंक्शन लिखा कैसे गया है उसकी भी रूट्स या बेसिस मैं थोड़ी सी बात करूँगा उसके ऊपर। लेकिन ये है कि मैं यहाँ ज़रा इसको वेरीफाई करवा दूँ आप लोगों को कि ये एक फ़ंक्शन लिखा हुआ है। अगर आप चेक करें कि x की जगह अगर मैं यहाँ 1 लगाता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है 5+1 इज इक्वल टू 6, यानी ये वाला एलिमेंट 6। अगर मैं x की जगह 2 लगाता हूँ तो मेरे पास एलिमेंट आता है 5+2 विच इज़ 7, यानी ये वाला एलिमेंट। ऐसे ही अगर मैं x की जगह 3 लगाता हूँ
तो मेरे पास एलिमेंट आ जाता है 5 प्लस एक्स की जगह जब 3 लिखा जाएगा तो 8, यानी ये लास्ट वाला एलिमेंट आ जाएगा इसके कॉरिस्पॉन्ड। तो इसका मतलब ये है कि हमने एक मैपिंग ढूंढी विच इज़ एफ एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स, और ये मैपिंग ऑब्वियसली लीनियर फंक्शन है, नज़र आ रहा है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, और वो बाइजेक्टिव, लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज बाइजेक्टिव, लिहाजा ये फंक्शन 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। लिहाजा हमें अगर एक बाइजेक्टिव फंक्शन मिल जाता है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट हैं। इसका मतलब है सेट्स को इक्विवेलेंट प्रूव करने के लिए या इक्विपोटेंट प्रूव करने के लिए हमें कोई बाइजेक्टिव फंक्शन चाहिए होता है एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर। हाँ, सवाल ये रह गया कि सर ये 5 प्लस एक्स कैसे आया, इसके लिए एक हिंट दे रहा हूँ, इसको आपने खुद चेक करना है और कोई एग्जांपल भी देनी है मुझे कि जिसमें दो आप कोई फाइनाइट सेट लो, उनके कुछ एलिमेंट्स लिखो और उन्हें फंक्शन की शक्ल में ज़रा वेरीफाई करवाओ क्या वो फंक्शन वाकई ही बाइजेक्टिव फंक्शन है। मिसाल जो मैंने इस बात को जो यहाँ एक्सप्लेन किया है उसके लिए मैं हिंट क्या दे रहा हूँ कि आप सब ने पढ़ा हुआ है ये बात, ये सेकेंड ईयर लेवल पे चैप्टर 4 के अंदर कि फंक्शन जो लाइंस हैं, लाइंस के बारे में आपने उसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, वेरियस 5 और 6 जो फॉर्म्स हैं वो आपने पढ़ी हैं। उनमें एक स्लोप पॉइंट फॉर्म है विच इज़ y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये जो फंक्शन है ये एक्चुअल में इसी से फॉर्म होता है। अब ये एलिमेंट्स हैं आपके पास, ये x के एलिमेंट्स आप समझें और ये y के एलिमेंट्स हैं, और ज़रा इसको वेरीफाई करें। तो ये एक हिंट मैंने आपको दे दिया है सेट्स को इक्विपोटेंट चेक करने के लिए कि फंक्शंस जो से हैं वो बाइजेक्टिव अगर आपने लिखने हों तो वो कैसे लिखे जा सकते हैं, और ये स्पेशली लीनियर फंक्शन के लिए ही हिंट दिया है मैंने आप लोगों को। अच्छा भाई, यहाँ से थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ, मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, एक थ्योरम आ गया कि मैंने कुछ अर्सा पहले आप लोगों को एक चैप्टर के अंदर, चैप्टर 3 था रिलेशंस वाला चैप्टर, वहाँ मैंने आप लोगों को एक वर्ड बताया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस। अच्छा, तो इक्विवेलेंस रिलेशन जो है उसकी डेफिनेशन पहले मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आप लोगों ने चैप्टर 4 के अंदर देखी है। इक्विवेलेंस रिलेशन जो है कोई भी रिलेशन आर, अगर वो ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, नंबर 1 पे रिफ्लेक्सिव की, नंबर 2 पे सिमेट्री की, नंबर 3 पे ट्रांजिटिव की, तो वो रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। मसलन रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी क्या है कि हर जो सेट है वो अपने साथ रिलेट करता है, ए रिलेटेड टू ए। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक सेट दूसरे से रिलेट करते हैं, ए रिलेटेड टू बी, देन बी इज़ आल्सो रिलेटेड टू ए। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव की, अगर ए सेट बी से रिलेट कर रहा है, आगे बी रिलेट करे सी से, तो फिर इसका मतलब ए आल्सो रिलेट्स टू सी। तो ये प्रॉपर्टी ज़हन में रख के तो हम इस तरफ आ रहे हैं कि आज का हमारा जो काम है वो ये है कि हमने जो मेन जो थ्योरम का प्रूफ है वो यही है कि हमने ये वेरीफाई करके दिखाना है कि जो इक्विपोटेंट का रिलेशन है सेट्स के दरमियान वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी वो 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। नंबर 1 पे ए इज़ इक्विपोटेंट टू ए प्रूव करके दिखाना है। नंबर 2 के ऊपर अगर ए इक्विपोटेंट टू बी है तो ये शो करना है कि बी इज़ आल्सो इक्विपोटेंट टू ए। और जो थर्ड नंबर पे है वो ये है कि अगर ए इक्विपोटेंट टू बी हो एंड बी इज़ इक्विपोटेंट टू सी हो तो ऑब्वियसली ए इज़ आल्सो इक्विपोटेंट टू सी। तो हमने ये 3 प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है, और उसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसकी वेरिफिकेशन बहुत सिंपल सी है कि हमें पता है कि आइडेंटिटी फंक्शन जो एक सेट से दूसरे सेट पे होता है इज़ ऑलवेज बाइजेक्टिव, इज़ ऑलवेज बाइजेक्टिव। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये एक ऐसा फंक्शन मिल गया जो कि ए से ए पर डिफाइंड है और बाइजेक्टिव है, लिहाजा बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंसी ए इज़ इक्विपोटेंट टू ए। तो इसका मतलब है हमने जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसको वेरीफाई कर दिया, और जो पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने वेरीफाई की है वो ये आ गई, ए इज़ इक्विपोटेंट टू ए। सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ आ रहा हूँ। सेकेंड प्रॉपर्टी में हमने ये दिखाना है अगर ए इक्विपोटेंट टू बी है देन बी इज़ आल्सो इक्विपोटेंट टू ए। तो इसका मतलब ये सपोज करके चलना है कि ए इज़ इक्विपोटेंट टू बी, और हमने ये वेरीफाई करना है कि बी जो है वो भी इक्विपोटेंट टू ए है। अच्छा, अब इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ज़रा देखो कि अगर ए इक्विपोटेंट टू बी है तो लाजमी देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ
नाम रख लें, जो मर्ज़ी नाम दिया जा सकता है। मैंने एफ़ रखा, फ्रॉम ए टू बी इज़ बाइजेक्टिव। अब ये हम लोगों ने सपोज कर लिया, ये हमारे पास गिवन है कि ए इज इक्विपोटेंट टू बी, लिहाजा हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है जो कि बाइजेक्टिव है। अच्छा, अब हमने वेरीफाई क्या करना है, हमने ये वेरीफाई करना है जो बी इज़ आल्सो इक्विपोटेंट टू ए, बी को इक्विपोटेंट टू ए दिखाना है। उसके लिए अगर एफ फ्रॉम ए टू बी हम लोगों ने लिखा हुआ है तो हमारे पास एक फंक्शन दिखाना होगा हमें जी फ्रॉम बी टू ए, जो कि बाइजेक्टिव होना चाहिए। और अगर आप गौर करें तो ये इसका इन्वर्स ही है, इन्वर्स फंक्शन है। तो एक थ्योरम था जो चैप्टर 4 में मैंने वेरीफाई करवाया हुआ तुम लोगों को, वो ये था कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो ऑब्वियसली वो इन्वर्टिबल भी है। इसका मतलब है एफ इज़ इन्वर्टिबल। इफ़ एंड ओनली की कंडीशन के साथ ये थ्योरम हमने प्रूव किया हुआ है। और एफ इन्वर्टिबल का मतलब है एफ इन्वर्स एग्जिस्ट। और एफ इन्वर्स कहाँ से कहाँ होगा, अगर एफ ए से बी पे है तो एफ इन्वर्स फ्रॉम बी टू ए एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास एक फंक्शन तो ऑलरेडी है जो बी से ए पे है, एग्जिस्ट करता है। जस्ट ये वेरीफाई करना है कि एफ इन्वर्स इज़ बाइजेक्टिव। वी ओनली शो दैट अगर हमने ये दिखा दिया कि जो एफ इन्वर्स है वो बाइजेक्टिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये कह दिया कि वाकई बी इक्विपोटेंट टू ए है। अच्छा, अब इसको वेरीफाई कैसे करना है, बाइजेक्टिव के लिए दो कंडीशंस होती हैं, 1 to 1 की और ऑन टू की। इसका मतलब मैंने ये वेरीफाई करना है कि एफ़ इन्वर्स, सबसे पहले एफ़ इन्वर्स इज़ ऑन टू इज़ 1 to 1। अच्छा, 1 to 1 कैसे दिखाऊंगा, इसको वेरीफाई करने का प्रोसीजर बता रहा हूँ भी, देखो सब लोग कि एफ़ इन्वर्स चूँकि सेट बी से ए पर डिफाइंड है, तो 1 to 1 दिखाने के लिए बी सेट के कोई से दो एलिमेंट्स मैंने लिए, B1 B2। अगर एफ़ इन्वर्स B1 को एफ़ इन्वर्स B2 के बराबर रखा जाए तो लाजमी फिर B1 B2 बराबर आने चाहिए। अगर मैं ये वेरीफाई कर देता हूँ तो इसका मतलब एफ़ इन्वर्स जो है वो 1 to 1 है। उसके लिए मैंने एफ़ के 1 to 1 होने को यूज़ करना है। ये हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है कि एफ़ बाइजेक्टिव है, इसका मतलब एफ़ 1 1 भी है और ऑन टू भी है। चूँकि एफ़ इज़ 1 to 1, अब इसकी बात की जाए तो लाजमी सो फॉर A1 A2 बिलोंग्स टू ए सच दैट अगर FA1 उनसे FA2 के बराबर है तो इसका मतलब है लाजमी A1 जो है वो A2 के भी बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये चीज़ हमारे पास है। और इससे हम ये चीज़ कैसे प्रूफ करेंगे या इस बात को कैसे वेरीफाई करेंगे, उसके लिए अब इस बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। ये FA1 और ये FA2 दोनों एक्चुअल में B के एलिमेंट्स हैं। जाहिर है अगर FA पे लगता है तो आंसर B में जाता है। इसका मतलब है चूँकि FA1 और FA2 B से बिलोंग करते हैं तो लाजमी जो उनसे बी में दो एलिमेंट्स को एग्जिस्ट करेंगे। एक का नाम मैंने B1, दूसरे का नाम B2 रख लिया, सच दैट के B1 जो है वो FA1 के बराबर होगा और B2 बेटा वो बराबर होगा FA2 के। और वहाँ से इस दो बातों से, इस लाइन से हम लोग नेक्स्ट बात फिर ये कह सकते हैं कि अगर एफ़ उठा के मैं इस तरफ ले आऊँ तो एफ़ इन्वर्स B1 जो है वो A1 के बराबर होगा और एफ़ इन्वर्स B2 जो है वो A2 के बराबर होगा। तो ये बात लिखने के बाद अब मैं इस तरफ आ रहा हूँ कि मैंने ये वेरीफाई करना था, यानी इस दोनों को बराबर सपोज करना है और प्रूव कर देना है कि B1 B2 के बराबर है। सपोज जो एफ़ इन्वर्स B1 है वो बराबर है एफ़ इन्वर्स B2 के। तो इसका मतलब अगर एफ़ इन्वर्स B1 बराबर है एफ़ इन्वर्स B2 के, अच्छा ये जो यहाँ मैंने लिखा हुआ था आप लोगों के पास कि ये जो वैल्यू है ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है A1 जो है फिर वो A2 के बराबर है। A1 तो A2 के बराबर होगा, फिर जाहिर है ऊपर ये लिखी हुई वैल्यू, इसका नाम A1 है, इसका नाम A2 है। अच्छा, अगर A1 A2 के बराबर है तो A1 A2 दोनों सेट A के एलिमेंट्स थे और फंक्शन जो था F वो A से B पे बाइजेक्टिव है। ये बात यहाँ मैं बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होगा कि चूँकि A1 A2 जो है वो A के एलिमेंट्स हैं और F फ्रॉम A टू B 1 to 1 है, लिहाजा FA1 अगर FA2 के बराबर, जो A1 जो है सो अगर A2 के बराबर है, A1 इज इक्वल टू A2, तो लाजमी फिर FA1 जो है वो FA2 के बराबर होगा बिकॉज F इज़ 1 1। और इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों के पास ये जो FA1 है इसका नाम था B1
और इसका नाम था B2, इसका मतलब B1 और B2 बराबर आगे। सपोज यहाँ से चले हैं, एफ इनवर्स B1 को एफ इनवर्स B2 के बराबर रखा और ये बातों को यूज़ करते हुए हम यहाँ आगे कि B1 वाकई B2 के बराबर है, लिहाजा एफ इनवर्स जो है वो 1 to 1 है। इसका मतलब है एफ इनवर्स को 1 to 1 तो दिखा दिया। अब जो लास्ट चीज़ वेरीफाई वाली रह गई है वो क्या है कि एफ इनवर्स जो है वो ऑन टू भी है। उसके लिए हमने एफ के ऑन टू होने के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है, वो भी यहाँ दिखा रहा हूँ, उसको भी आप लोग देख लो कि जो सेकंड पॉइंट आपके पास रह गया है वो क्या दिखाने वाला रह गया कि एफ इनवर्स इज़ ऑन टू। अच्छा, उसको कैसे दिखाना है? एफ इनवर्स जो सेट है वो बी से ए पर डिफाइंड है, जो एफ फ्रॉम ए टू बी है वो ऑन टू है, हमें उसका पता है। अच्छा, ऑन टू है तो बेटा इसका मीनिंग क्या है? सो फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू सेट कैपिटल बी देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सच दैट कि जो एफ ऑफ ए है वो बी के बराबर है। तो ये तो है ऑन टू की डेफिनेशन फॉर सेट एफ। अब यहाँ से नेक्स्ट लाइन में ये लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू एफ इनवर्स बी। एफ 1 to 1 तो है, तो उस बात के बेस के ऊपर एफ अगर उधर गया एफ इनवर्स बी लिखा गया है और इसको ऐसे लिखा जा सकता है एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू ए। अब जैसे ये लाइन लिख के आपने ये बात यूज़ की थी, ऐसे ही अब ये लाइन उनसे इसके हिसाब से पढ़ें तो ये लिखा क्या हुआ है? ये लिखा हुआ था कि फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। इसका क्या मतलब है? दैट इज़ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। अब इसको मैं ऑन टू वेरीफाई कर रहा हूँ इस लाइन के थ्रू। दैट इज़ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, फॉर एवरी या फॉर एनी a belongs to a there exists some b belongs to b सच दैट कि हमने ये दिखा दिया एफ इनवर्स बी जो है वो ए के बराबर है, लिहाजा एफ इनवर्स इज ऑन टू हो गया। एफ इनवर्स इज ऑन टू, तो हमने एफ इनवर्स को 1 to 1 भी दिखाया, हमने एफ इनवर्स को ऑन टू भी शो कर दिया, और इसका मतलब है एफ इनवर्स जो है बाइजेक्टिव हो गया। और अगर एफ इनवर्स जो बी से ए बाइजेक्टिव फंक्शन है, एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए इज़ बाइजेक्टिव, अगर ये बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब ये है कि बी जो है वो इक्विपोटेंट टू ए आ गया। इसका मतलब है हमने सेकंड कंडीशन भी वेरीफाई कर दी। इसका मतलब है हमने रिफ्लेक्सिव की भी प्रॉपर्टी वेरीफाई की और हमने सिमेट्री की भी प्रॉपर्टी वेरीफाई कर दी है। अब हम चलेंगे थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ जिसका नाम है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी अब हम लोगों ने वेरीफाई करनी है कि ये जो इक्विपोटेंसी रिलेशन है इस ट्रांजिटिव। अच्छा, ट्रांजिटिव जो प्रॉपर्टी है उसके लिए आपको सपोज क्या करना है कि ए इज इक्विपोटेंट टू बी एंड बी इज इक्विपोटेंट टू सी। हमने ये सपोज करके चलना है। अच्छा, अगर ये दो चीज़ें हमने सपोज कर ली, इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये इक्विपोटेंट है तो इसका मतलब एक फंक्शन बाइजेक्टिव होगा फ्रॉम ए टू बी, उसका नाम मैंने एफ रख लिया, ये बाइजेक्टिव है। और इसका मतलब क्या होगा कि एक फंक्शन जी है फ्रॉम बी टू सी इज़ बाइजेक्टिव। जाहिर है इक्विपोटेंट फंक्शंस या इक्विपोटेंट सेट्स वही हैं, सॉरी, इक्विपोटेंट सेट्स वही होते हैं जिनके लिए हमें बाइजेक्टिव मैपिंग, बाइजेक्टिव फंक्शन मिलता है, एक एफ है और एक जी है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों की कंपोजिशन देखूं विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जी कंपोज्ड ऑन एफ, तो जी कंपोज्ड ऑन एफ बनेगा, पहले जो एफ है वो ए से बी सेट पे था, आगे जो बी है वो सी सेट पे जा रहा है। इसका मतलब है जो जी कंपोज्ड ऑन एफ है वो एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू सी। चैप्टर 4 में ही तुम लोगों को मैंने ये वेरीफाई करवाया हुआ है कि अगर दो फंक्शन, यानी एक थ्योरम प्रूव किया था, अगर दो फंक्शन बाइजेक्टिव हैं तो उनकी कंपोजिशन इज़ बाइजेक्टिव। आप थ्योरम का रेफरेंस दे सकते हैं और मैं एक असाइनमेंट के तौर पर ये बात छोड़ रहा हूँ सबके लिए। आप इसके अंदर अगर ये थ्योरम लॉन्ग, अगर ये क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इक्विपोटेंस रिलेशन को, इक्विपोटेंट रिलेशन को आपने जो उनसे वो प्रूव करनी है, अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज़, यानी आपने इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों कंडीशंस को वेरीफाई करवाना है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये पेपर आ जाता है, पेपर में क्वेश्चन आता है, तो आप कोशिश करें ये वेरीफिकेशन यहाँ लिखिएगा। जी कंपोज ऑन एफ जो उनसे बाइजेक्टिव प्रूफ जैसे करवाया वैसे यहाँ वेरीफाई करिएगा उस थ्योरम को देख के, वो आपको पहले से बताया जा चुका है। फिर ये बात लिखिएगा जी कंपोज ऑन एफ इज़ बाइजेक्टिव, और इससे यहाँ से ये पता लग गया कि हमारे पास एक बाइजेक्टिव फंक्शन आ गया जो फ्रॉम ए टू सी है,
लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि A इज़ इक्वोपोटेंट टू C। इस बात को लिख के मैं आगे ये लिख सकता हूँ कि वाकई A इक्वोपोटेंट टू C है। तो यूँ हमने तीनों कंडीशंस दिखा दी और इक्विवेलेंस रिलेशन की तीनों कंडीशंस हमने प्रूव कर दी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी प्रूव की, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रूव की है और लास्ट में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई किया है। तो अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंट रिलेशन जो है वो आपको ये वेरीफाई करना पड़ता है इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आपने ये तीनों प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करके दिखानी है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। कोई बात, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला क्रिएट होता है तो फिर आप उससे डिस्कस करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।